then we will get into new topic. Just give me 1 minute. अच्छा, लास्ट क्लास दैट प्रॉब्लम जो मैंने, यस गुड मॉर्निंग, इसका प्रीवियस क्लास आई डिस्कस वन प्रॉब्लम दैट डे वी कुड नॉट कंप्लीट. उसको कैसे सॉल्व करना है? इफ यू लुक एट दैट क्वेश्चन, इट सेज दैट यहां से आपने एक बॉम्ब को फेंका, बॉम्ब मिसाइल कुछ भी जो व्हाटएवर इट वाज, वो टॉप हाइट पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कुछ थीटा के एंगल पे उसको इट वाज प्रोजेक्टेड. व्हेन इट रीच्ड द टॉप हाइट, वो बॉम्ब दो पीसेस में टूटा. एक पीस गया, देखो, at the highest point you have only horizontal component of velocity, there is no vertical component. मतलब वो ऐसे आ रहा था horizontal डायरेक्शन में, वो दो टुकड़ों में बटा, राइट? तो इसका अगर मास m है तो इसका m/2 दिया है क्वेश्चन में. एक पीस जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस गया, m/2 वाला मास. दूसरा कहां गया, उसका स्पीड क्या है वो निकालना है. उसका स्पीड को v मान, तो डायरेक्ट हम एलओसीएम लगा सकते हो. यहां पे इनिशियल लिखते हैं mv cos थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा तो इसको मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा, तो m/2 v cos थीटा, और मान लो कि दूसरे का मुझे पता नहीं है, m/2 v डैश, हमें v डैश निकालना है, तो m को कैंसिल करो, ठीक है? तो यहाँ पे v cos थीटा, देखो यहाँ पे मैंने v cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि टॉप पोजीशन पे यू हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी. लेकिन ये कहां गया हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको v डैश बोलेंगे. इसको यहां लेके आओ, यू गेट 3v/2 cos थीटा इज इक्वल टू v डैश बाय 2. इसको काट दो, v डैश इज इक्वल टू 3v cos थीटा. दिस इज द आंसर. क्लियर एवरीवन? I am talking about the last problem of the last class. उस दिन उसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसको सॉल्यूशन लिखो. उसका सॉल्यूशन जो है लिखो. कुरान क्लियर? प्रॉब्लम अंडरस्टूड? सो डोंट फॉरगेट दैट माइनस, ओके? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो इनिशियल मोमेंटम है, राइट हैंड साइड में जो भी है वो फाइनल मोमेंटम है. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो अभी हम जाएंगे अगले टॉपिक में, जो कि इसका एक्सटेंशन है और काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है? टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन. आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक्स को पहले समझो. जैसे छोटे क्लासेस में बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन. सबसे पहले जो बचपन में बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. क्यों बोलते हैं ऐसा?
देखो फ्रिक्शन क्या है बेसिकली, ये एक सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। आपने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, मैं मान के चल रहा हूं कि ये सरफेस स्मूथ सरफेस, तो ब्लॉक आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रियलिटी में कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं होता है, सब रफ सरफेस होते हैं। तो क्या होता है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है और ये जो अपना धरती है, धरती पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड अर्थ। ब्लॉक और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, उसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। ये फ्रिक्शन क्या करता है, ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करता है। कहां एक्ट होता है ये, इस जंक्शन पे एक्ट होता है, ठीक है। फ्रिक्शन कहां एक्ट होगा, इधर एक्ट नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ये भी गलत बनाया मैंने, इधर नहीं होगा, कहां होगा, यहां होगा। तो फ्रिक्शन अगर तुम फोर्स ऐसे लगाते हो तो फ्रिक्शन तुम्हारा यहां पर डेवलप होता है। अगर ये रफ सरफेस है तो, आया समझ में, फ्रिक्शन विल बी डेवलप्ड एट द कॉमन सरफेस, यहां पर फ्रिक्शन तुम्हारा डेवलप होगा। ये क्या करेगा, इसको हम स्मॉलर से दिखाते हैं, फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द मोशन, इसका काम बस यही है, अपोज द मोशन। दुनिया में कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं होता, परफेक्ट स्मूथ सरफेस नहीं होता, कुछ ना कुछ तो वो फ्रिक्शन अलाउ करता है। तो वही फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारा जो जूता है वो ग्राउंड से कांटेक्ट में, मान लो ग्राउंड एकदम परफेक्ट स्मूथ होता तो तुम कभी नहीं रुकते, तुम चलना शुरू किया तो चलते ही रहते। लेकिन तेरे साथ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से तुम रुकते हो, ठीक है। सो इन दैट वे वो एक नेसेसरी इविल, ठीक है। फ्रिक्शन के अपने एडवांटेजेस हैं, फ्रिक्शन है इसलिए तुम्हारा गाड़ी में ब्रेक लगा रहा है तो गाड़ी रुक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, द व्हीकल विल नेवर स्टॉप, इट विल कीप ऑन गोइंग, इफ इट कीप ऑन गोइंग वी विल गो टू यमपुरी, आई होप यू नो वेयर इज यमपुरी, ठीक है। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन। तो हमेशा देखो कि मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां पर मोशन ऐसे हो रहा है, देखो अगर मैं इसको ऐसे धसा दूं, यहां पे क्या फ्रिक्शन होगा, यहां पे मोशन क्या हो रहा है पहले, अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहां पे मोशन क्या हो रहा है, यहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लेके जाऊं, यहां पे क्या मोशन हो रहा है, ये तो कांटेक्ट लूज कर रहा है। तो अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, यह है F, यह है F cos थीटा, यह है F sin थीटा। F sin थीटा की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन होगा इसकी वजह से। तो ये ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा फ्रिक्शन ऐसे डेवलप होगा। आया बात समझ में। कुछ और केसेस ले लो, अगर तुमने ब्लॉक को इंक्लाइंड सरफेस पर रखा, ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन तुम्हारा ऐसे डेवलप होगा, ठीक है। अगर तुमने इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक को ऊपर खींचा तो फ्रिक्शन नीचे डेवलप होगा। कितने केसेस बनाए हमने, 1 2 3 4, ऐसे जितने भी केसेस बना सकते हैं, लिखो इन सबको और यहाँ पे वर्डिंग के साथ लिखो, टेक 5 मिनट्स, वर्डिंग के साथ लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, ऊपर मतलब ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं ऊपर मतलब ये नहीं, मोशन के ऑपोजिट में होगा।
यहाँ पे मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अलोंग द प्लेन हो रहा है। मोशन कैसे हो रहा है, अलोंग द प्लेन। तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू द मोशन। पहले इस चीजों को समझो, उसके बाद जब प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखेंगे। सबको क्लियर है, लिख लो, 5 मिनट का टाइम लो, लिख लो और वर्डिंग के साथ लिखो, वर्डिंग के साथ लिखो, टेक 5 मिनट्स। वर्डिंग के साथ लिखो। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे फोर्स एंगल पे काम कर रहा है, यहां पे लिखोगे F cos theta, component of F will create friction। कौन सा वाला कंपोनेंट, horizontal component। vertical component will not create any friction। vertical component कब मेरा friction create करता, अगर यहां पे मैं दूसरा ब्लॉक रख देता, तब ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में है, यहां पे तुम्हारा फ्रिक्शन डेवलप होगा। समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए दो चीजों का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है, वरना फ्रिक्शन नहीं होगा। देखो फटाफट, write it down।
चलो, इसमें आपको ये समझना होगा, लिख लिया ना इसको, हैव यू रिटन? इसमें आपको ये समझना होगा कि इन विच डायरेक्शन द मोशन में हैपन। आपको थोड़ा फील करना होगा, आप ब्लाइंडली नहीं लगा सकते, आप ब्लाइंडली नहीं लगा सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने ब्लॉक लिया, यहाँ पर मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया, यहाँ पर मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है? तो नेट फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में 50, मतलब मोशन किस तरफ होगा? फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। आपको इस तरह एनालाइज करना है। जैसे कोई दूसरा केस ले लिया, यहाँ पर मैंने 100 न्यूटन लगा दिया 30 डिग्री, तो ये फोर्स कितना हुआ? 50। ये जो भी हुआ 100 इंटू रूट 3 बाई cos 30, सॉरी cos 30 कितना होता है? cos 30 रूट 3 बाई 2 होता है ना, तो 50 रूट 3 होगा, यहाँ पे 100 बाई 2। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है? तो 50 रूट 3 इज मोर देन 10, तो मोशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन आपका कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये 100/2 है, ये तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स है, और इसका मास मान लो, इसका मास है 2 kg, तो 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन नीचे है और 100/2 ऊपर है, तो क्या होगा? ये लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? वहां पे मैसेज करो। देखो, फ्रिक्शन होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। फ्रिक्शन कांटेक्ट ही नहीं है तो हवा में उड़ रहे हो पंछी के जैसे, तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? फ्रिक्शन तभी आएगा जब तुम कांटेक्ट में हो। तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, बस ब्लाइंडली नहीं करना है। तो 100/2 50 है, मान लो 50 ऊपर लग रहा है और 20 नीचे है, मतलब 30 ऊपर है, तो मतलब ये लॉस ऑफ कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हम लोग क्या है, यहाँ पर जब तुम फ्री बॉडी बनाओगे, यहाँ पर तुमको नॉर्मल रिएक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तुमको इक्विलिब्रियम, तुम ये मान के चलोगे कि ये कांटेक्ट में है, ये एंड जो है ना एडजस्ट होता है, दिस एंड एडजस्ट। यहाँ पे तुम एंड कैसे निकालोगे? n + 50 इज इक्वल टू 20। एंड कितना आया? -30। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है? इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में बना के रखा है, इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में बना करके रखा है वो, तभी तुम्हारा मोशन जो है या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, मतलब केवल एक्स में होगा। अगर तुम्हारा मोशन एक्स में होगा तभी फ्रिक्शन होगा, वरना ये हवा में उड़ेगा तो फ्रिक्शन कहां से होगा? फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि वो कांटेक्ट में रहे। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो। फ्रिक्शन होने के लिए, और फ्रिक्शन contact with surface must, else no friction, else no friction, ठीक है? तो फ्रिक्शन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये मैंने तुमको बताया, ठीक है? मान लो ये कोई दीवार है और यहाँ पे तुम चक्का घुमा रहे हो, तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन डेवलप होगा। लेकिन तुम इसको यहाँ घुमा रहे हो और दीवार यहाँ पर है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे कांटेक्ट है ही नहीं। तो फ्रिक्शन वहां डेवलप होगा जहां पे तुम्हारा कांटेक्ट है। अब ये कांटेक्ट सरफेस में भी डिपेंड करता है कि वो रफ है या स्मूथ है। तो क्वेश्चन में ढूंढो, अगर उसने स्मूथ वर्ड यूज किया है नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन में ढूंढो, क्वेश्चन में स्मूथ वर्ड, लुक फॉर दिस वर्ड, नो फ्रिक्शन, ठीक है?
स्मूथ वर्ड मींस नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लेना है। अभी हम लोग एनएलएम 2 में चल रहे हैं, एनएलएम 2 में आ गए हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 1 पढ़ा था। यहां पर भी वही फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन जुड़ेगा उसको। यहां पर भी वही फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन जुड़ेगा। इसको लिख लो। मैं कुछ केसेस करा करके दिखाता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैसे लिखते हैं। फ्री बॉडी बना करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसको लिखो फटाफट। लिखने के बाद वहां इरेज लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि तुमने लिख लिया। तुम ऐसा गोद के जैसा बन के बैठोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आफ्टर रिटर्न समवन टेक द चार्ज, कुरान या प्रवचन या जो भी है, जो सिंसियरली और रेगुलरली सुन रहा है, वहां कोई लिखो इरेज, इरेज वर्ड लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि तुमने लिख लिया। नाउ तो फ्रिक्शन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। पहले तुम्हारा फ्रिक्शन कहाँ होता है? फ्रिक्शन तो सबसे पहले होता है वहां पर जहां पर पहले कांटेक्ट है। ठीक है। दूसरा क्या है? सरफेस रफ होना चाहिए। अगर सरफेस पहुंचा तो कोई फ्रिक्शन नहीं, हम फ्रिक्शन को नहीं लेते। अरे ये फिर से घूम गया। फ्रिक्शन या फिर कांटेक्ट होना चाहिए या फिर वो रफ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलो हम लोग एक केस लेते हैं। ये हमने पहले भी किया था। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन को हम तो अभी हम लोग फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन को हम कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग उसका डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा ब्लॉक है। ठीक है। अब ब्लॉक का एनजी नीचे एक्ट कर रहा है, एन ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ फोर्स लगाया है। ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टैटिक पोजीशन में, मतलब रेस्ट में। ठीक है। मतलब इसका v0। तो तुम यहां से इसको धक्का मार रहे हो, तो जैसे तुम इसको धक्का मार के चल रहे हो, ये उसको मैं रफ सरफेस मान के चल रहा हूँ। रफ सरफेस मान के चल रहा हूँ। स्मूथ होगा तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं। अगर वो रफ है तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो ये फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे? फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू एन। फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यू क्या है? एक कांस्टेंट है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बेसिकली एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एक नंबर है। जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एन। तो यहाँ पर चूंकि ये स्टैटिक है, हम लिखेंगे म्यू एस। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता तो हम क्या लिखेंगे? म्यू के इनटू एन। व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा, उसको म्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, आ गया तुम्हारा फ्रिक्शन। किसी भी केस के लिए यही कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज के लिए यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले वो समझ लो। ये जो म्यू है
देखो, अगर वो स्टैंडिंग है तो म्यू एस है। तुम्हारा होता क्या है कि म्यू एस तुम्हारा म्यू के से ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको याद रखो। मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक कार है, मान लो ऐसा, उसको तुम धक्का मार रहे हो। केस वन, कार रुका हुआ है। केस टू, कार हल्के से मूव हो रहा है और तुम धक्का मार रहे हो। अगर मैं एफर्ट को ई बोलूं, बोलो कि एफर्ट वन में ज्यादा लगेगा कि टू में ज्यादा लगेगा। अगर मैं एफर्ट को ई बोल दूं, यहां पर कार रेस्ट पे है, रुका हुआ है, यहां पर मूविंग है हल्का सा, तो कार को धक्का मार रहे हो। यहां पर इसको धक्का मारना आसान है, यहां पर इसको धक्का मारना आसान है, ये बताओ। जल्दी बताओ। तो मूविंग कंडीशन में धक्का मारना आसान है, यहां पर डिफिकल्ट है थोड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये देखो, एक्चुअली ये चक्का जो है ये जमीन से कांटेक्ट में रहता है। तो जब तुम इसको धक्का मारते हो तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है। कहां डेवलप होता है? ये चक्का का ये जो पॉइंट है और यहां पर, जहां पर ये दोनों मिक्स हो, टेंजेंट, जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, वहां पे तुम्हारा फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो इस केस में तुम्हारा म्यूएस, तुमको कौन सा फ्रिक्शन लगाना है? म्यूएस लगाना है। मतलब कौन सा कोएफिशिएंट यूज करना है? ये। और यहां पर तुमको म्यू के को यूज करना है। ठीक है, एक्चुअली यूएस म्यू के से ज्यादा होता है। ठीक है, मान लो म्यू के यूएस का वैल्यू तुम्हारा 0.5 और इसका 0.2 है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0.5 n। यहां पे कितना होगा? 0.2 n। इसको F1 बोलो, F2 बोलो। F1 क्या है? F2 से ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा है, इससे तुमको धक्का मारने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, इससे तुमको धक्का मारने में यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ थोड़ा आसानी से जाना। तो मूविंग कंडीशन में आपको कौन सा फ्रिक्शन लगाना है? म्यू के। तो ये म्यू वैल्यू है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रबर का कुछ होता है, ठीक है, मेटल का कुछ होता है, आयरन का कुछ होता है, निकल का कुछ होता है। वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया पे इट डज नॉट डिपेंड, वो नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पर और भी कम है, यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सरफेस पे डिपेंडेंट है, सरफेस के नेचर पे डिपेंडेंट है। आ रहा है समझ में? एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, वो नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके जो देखो, इसका जो होगा नेचर, उसके मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो उस पर डिपेंडेंट है, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं। लिखो इसको। लिखने के बाद इरेज लिख। अगर हो गया हो तो इरेज लिख।
अच्छा यहाँ पर एक चीज को समझो, जो मैं छोटे छोटे शॉर्ट नोट देता हूँ ना, इसको एक बार देख लोगे ना तो तुमको पूरा चीज याद आ जाएगा। तो मैं जो जो लिखता हूँ उसको नोट्स में लिखूँ, ऐसे कुछ और नोट्स भी दूंगा, उसको भी पढ़ लो और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो लिख लो। अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक्चुअल में हो रहा है क्या, हो रहा है, ये तुम्हारा ब्लॉक है मान लो, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन है मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन है। तो तुम देखोगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा एक्ट कर रहा है, राइट। सो फ्रिक्शन इज इन दिस लाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आया, वेट की वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे है, एक तुम्हारा नॉर्मल फोर्स ऐसे है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसे होगा, इसको यहाँ रखो और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, राइट। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल से फाई, कुछ एंगल बना रहा है फाई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ये हमेशा नॉर्मल से बनता है, किससे बनता है, मतलब नॉर्मल से बनता है। जैसे कि देखो, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इसका नॉर्मल कैसा है, ऐसा, राइट। तो जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा वो नॉर्मल से बनेगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं। पहले इस चीज को समझो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ये 5 है तो ये क्या हुआ, ये 90 माइनस 5, तो tan ऑफ 90 माइनस 5 कितना, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो हमने कितना लिया, ये n डिवाइडेड बाय f लिया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज cot 5 इज इक्वल टू n बाय f इज इक्वल टू n tan 5, आ रहा है। तो tan 5 क्या है, इसको हमने बस म्यू का नाम रख दिया, हमने बस इसका म्यू का नाम रख दिया। तो ये है इसके पीछे का इतिहास कि हम क्यों f इज इक्वल टू म्यू एन लिखते हैं। आया समझ में, देख लो, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग फाई वैल्यू होता है, सैंड का कुछ होता है, मट्टी का कुछ होता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग वैल्यू होता है, इसलिए अलग अलग चीजों का अलग अलग म्यू वैल्यू होता है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। मोर म्यू मीन्स मोर रफ सरफेस, मोर म्यू मीन्स मोर रफ सरफेस। लिख लो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखो। ये जो है नॉर्मल से बनता है, फाई जो है नॉर्मल से बनता है, इसको याद रखो। ये हॉरिजॉन्टल से नहीं बनता, ये नॉर्मल से बनता है। क्यों पुराण चमका, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखो। तो या फिर इक्वल टू म्यू एन हमने क्यों निकाला, क्योंकि उसके पीछे का इतिहास ये है। अगर मान लो ये कांटेक्ट में ही नहीं होता, अगर ये कांटेक्ट में ही नहीं होता तो इसको नहीं बना पाते, इसको कैसे बनाओ, तो कहां से आया फ्रिक्शन, तो पहले वो कांटेक्ट में होना चाहिए, तो कांटेक्ट में ही नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पे कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जमीन से, वो हवा में भी हो सकता है। तुमने कोई दीवार लिया और इसको एक डब्बा चिपका दिया, तो यहाँ पर भी वो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कैसे है, ऐसे है। तुम्हारा वेट कैसे है, ऐसे है। अब ये नीचे की तरफ खिसक रहा है, तुम्हारा फ्रिक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, F =
to mu times n. तो phi का एंगल किसके साथ? ये है तुम्हारा phi. तो तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से लेना पड़ेगा. क्यों प्रबंधन चमक रहा है? चमक रहा है अभी? लिख लिया इसको? इरेज कर दूं? अरे पावर चला गया. ये एक अलग मुसीबत है यहाँ पर. पावर गॉन. दिख रहा है सबको? तो पावर चला गया है. पावर गया. हाँ अभी फिर गया फिर. अभी वीडियो ऑफ कर दो फिर. वीडियो को ऑफ कर दीजिए. सभी बंद है. नेट बंद है. इसको कुछ करने से नहीं वो इसको नहीं, उसको करना है. ये ना नहीं 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 रुको रुको. नहीं किया नहीं किया. जाओ. यार कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो